Hey guys, once again welcome back to the channel. This is Abhyuday, a second year MBBS student at एम्स दिल्ली। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे हाउ टू इम्प्रूव योर बायोलॉजी स्कोर। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी बायोलॉजी में 360 में से 200 या 250 मार्क्स आ रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि जो उनके मार्क्स हैं वो 350-340 के रेंज में पहुंचे। मतलब कि वो चाहते हैं 50 से 100 मार्क्स अपने बायोलॉजी में वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के बाद जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ें अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो आई विल डेफिनेटली श्योर हूँ मैं इस बात पे कि आप अपने 50 से 100 नंबर बढ़ा सकते हो। बट अगर आपके 300 या 310 नंबर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके 100 नंबर तो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि 360 नंबर का पेपर ही होता है। हाँ, बट तब भी आप 20 से 30 नंबर जो आपके बचे हुए हैं वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि यार बायोलॉजी ऐसी चीज़ है ना, इसमें नंबर आपको बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार आपके जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स हैं वो बायोलॉजी में इजिली 330-340 का स्कोर अचीव कर लेते हैं। तो अगर आप बायोलॉजी में पीछे हो गए उनसे तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में बात ही छोड़ दो, आप वहीं पे अपनी जंग हार जाते हो। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बायोलॉजी में 350 मार्क्स को तो टारगेट करना ही करना है। तो जो सबसे पहले गलती हम करते हैं वो ये गलती करते हैं कि यार हम क्या सोचते हैं ना कि एनसीईआरटी इज इनफ इन बायोलॉजी, और हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने लग जाते हैं बिना कोई लेक्चर देखे। यस, यू आर राइट, एनसीईआरटी इज इनफ, बट आपको लेक्चर देखने हैं तभी भी, आपको तब भी नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, यू हैव टू वॉच लेक्चर, यू हैव टू मेक नोट्स। आपको ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के काम चला लोगे, आप बिना किसी टीचर के आप पढ़ लोगे। बहुत मुश्किल है यार ऐसा करना। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप लेक्चर लगाओ, या फिर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहाँ की कोचिंग में जो भी क्लासेस हो रही हैं उनमें नोट्स बनाओ, और वो जो क्लासेस हैं उनको अच्छे से सुनो। ठीक है, स्पेशली किन चैप्टर्स के मैं बता रहा हूँ आपको, ये 6 यूनिट्स को आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यार ये कॉन्सेप्चुअल हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो एनसीईआरटी से होंगे, बट वो एनसीईआरटी पढ़कर आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक पीछे का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब सारी चीज़ें आप याद नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको 6 यूनिट बता दूं। सेल वाली जो यूनिट है, सेल बायोमोलिक्यूलर वाली यूनिट, देन प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट, देन ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट, देन रिप्रोडक्शन 12th की यूनिट, जेनेटिक्स की यूनिट और बायोटेक यूनिट। ये नीचे की 3 यूनिट 12th की हैं और ऊपर की 3 यूनिट्स 11th की हैं। तो ये जो 6 यूनिट्स हैं इनके आपको लेक्चर देखने बहुत ज़रूरी है और इनके नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप ये गलती मत करना कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चले जाना। एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छी बात है, एनसीईआरटी बहुत बार पढ़नी है, बट इनके लेक्चर भी जरूर देखना, क्योंकि इन चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट है। आपकी जो एनसीईआरटी है वो आपको और अच्छे से समझ में आएगी, और आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें याद ना करनी पड़े। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, एनसीईआरटी। देखो, एनसीईआरटी आपको सारे चैप्टर्स में पढ़नी है। आप कभी भी ऐसा मत करना कि जैसे ये 6 चैप्टर्स आपने लेक्चर से पढ़ लिए, इसके आपने नोट्स बना लिए तो आप इनकी एनसीईआरटी ना पढ़ो। ऐसी गलती नहीं करनी है। एनसीईआरटी आपको हर चैप्टर के लिए पढ़नी है, चाहे वो छोटा चैप्टर हो, चाहे वो बड़ा चैप्टर हो, चाहे वो स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का चैप्टर हो, या चाहे वो जेनेटिक्स का चैप्टर हो। आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, और एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़नी है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्वेश्चन हो जेनेटिक्स में, या चाहे वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का क्वेश्चन हो। देखो, मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो टॉपिक है ये आपका कैसा है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे आपका लेक्चर काम आएगा। बट जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जीपी, तो इसमें आपको पता है कि आपको चीजें याद करनी है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा, आपको एनसीईआरटी में से बार बार याद करना पड़ेगा चीजें। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीपल रिवाइज। एक दो रिवीजन से कुछ नहीं होता यार। ठीक है, एक दो रिवीजन से कुछ नहीं होता। आप एक बार पढ़ लोगे, एक हफ्ते बाद भूल जाओगे, फिर एक दो बार रिवाइज कर लोगे, हो सकता है आप 1-2 महीने तक याद रख लो। बट आपको अगर एक बहुत ही लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रखनी है और आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें याद रखनी है, सो यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन। आपको बहुत ज़्यादा बार रिविजन करना पड़ेगा। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, भैया कितनी बार रिवीजन करें। देखो, देयर इज नो पर्टिकुलर लिमिट, एक लिमिट नहीं सेट है कि इतने ही रिवीजन आप कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर आपको तब तक रिवीजन करते जाना है जब तक आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, और आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ आ गई है। ठीक है, सो आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं अपनी एनसीईआरटी के। जितना ज़्यादा बार हो सके उतना बार रिवीजन करो। और आप एनसीईआरटी यार देखो ना, जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे आपको आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी भी स्ट्रांग होगी, और आपको एटलीस्ट पेपर में ये तो याद आ जाएगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो एनसीईआरटी के इस वाले पेज में इस जगह पे दिया था। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो क्या चीज़ है, बट मुझे ये जरूर याद है कि उस वाले पेज पे दिया था। तो धीमे धीमे आप क्या करोगे, आपका जब मल्टीपल रिवीजन होगा तो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी भी स्ट्रांग होगी, और यू विल रियलाइज कि आपका जो स्कोर है वो इवेंचुअली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि बायोलॉजी तो थ्योरेटिकल क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, इसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट वो बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। तो यार देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको 3 चीज़ों में फायदा होता है। पहला तो वो आपका एक्टिव रिविजन क्या कहते हैं बहुत ही अच्छा टूल है। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा, आपको चीज़ें एक्टिवली रिवाइज होगी। ठीक है, आप पैसिव रिविजन इज लाइक कि आप जब कोई चीज़ आपने मान लो पढ़ ली, फिर आप उसको फिर से पढ़ के रिविजन कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव रिविजन। बट एक्टिव रिवीजन क्या होता है, जब आपने किसी चीज़ को क्वेश्चन के थ्रू आप अगर उसको रिवाइज करो, दैट इज नोन एज एक्टिव रिवीजन। तो पहली चीज़ आपकी एक्टिव रिवीजन होगी। कभी कभी क्या होता है कि हम
पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो अब हमें क्वेश्चन चाहिए होते हैं, तो एक तो उसमें आपको हेल्प करेगी। दूसरा चीज़ है हेल्प यू टू फाइंड आउट योर वीक एरियाज। कभी कभी क्या होता है, आप पढ़ते हो तो आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है यार ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, देन यू विल नॉट रियलाइज कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आपका वीक एरिया क्या है। बट जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और उसमें आप देखोगे कि आपका टॉपिक किस टॉपिक से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, देन यू विल रियलाइज कि हाँ ये मेरे टॉपिक्स तो वीक हैं, मतलब ये जो मेरे एरियाज हैं वो वीक हैं और मुझे इन पे और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके वीक एरियाज फाइंड करने में बहुत मदद करेगा। तीसरा पॉइंट है आपको मिसिंग लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी फाइंड आउट करने में बहुत मदद करेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेते हो बट कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जिनको आप सोचते हो यार ये तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आप उन लाइन्स को मिस कर देते हो। बट जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये लाइन्स इंपॉर्टेंट भी हैं, इन लाइन से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या कहते हैं मेरी एक भी लाइन आपकी मिस नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप कोई लाइन मिस कर देते हो और वही नीट के एग्जाम में आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी एक लाइन आई थिंक एनसीईआरटी जेनेटिक्स में मिस कर दी थी और वही क्वेश्चन मेरा पेपर में आया था और मैं वही क्वेश्चन गलत भी करके आया था। ठीक है, सो दैट इज वाई मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस बुक, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी पावर्ड बाय नीट प्रेप, डॉक्टर अंकित शर्मा की बुक है। अब यार इस बुक में आपको क्या मिलेगा, इस बुक में आपको 5 सेक्शन मिलेंगे, एसेंशियली आईरिस, फोर्टियस, एलटीएस एंड 3 एनटीए पेपर्स ऑफ नीट 2022। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आप इस बुक को चेकआउट कर सकते हैं। इस बुक का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अंकित शर्मा सर ने खुद अपने हाथों से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर से यहाँ पे क्वेश्चन है ना, वो क्या कहते हैं स्पेशल क्वेश्चन हैं जो कि नीट में आने के ज्यादा चांसेस हैं, और अभी आप देख ही रहे हो नीट पे बायोलॉजी का लेवल धीमे धीमे बढ़ रहा है। साथ ही साथ इसमें आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, एजर्शन रीजन हो गया, मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो गए, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जो नीट में आ सकते हैं उनकी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो सबसे अच्छी चीज है वो आंसर की है। आंसर की में आपको क्या है, यहाँ पे देखिए ऑडियो और टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा एक बॉट के थ्रू, टेलीग्राम बॉट के थ्रू। तो ये जो फीचर है उसके लिए एक अलग से वीडियो है, वो जो लिंक है वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अभ्युदय एम्स दिल्ली, जिसपे अभी 79.5 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप इसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा कि इस बुक का एक चैप्टर का पीडीएफ पब्लिश कर दूंगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, और आप उसको देख लेना एक बार कि क्या ये बुक आपके लिए अच्छी है या नहीं है। ठीक है, आप एक बार उसको देख लेना, चेकआउट कर लेना, वो चैप्टर इस बुक से प्रैक्टिस कर लेना, फिर उसके बाद आप इस बुक को देखना कि क्या ये बुक ले सकते हो या नहीं ले सकता हूँ। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, इस पर आपको बुक का जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट रहेगा रेगुलर एग्जाम्स देना। यार देखो कोई भी आपको एग्जाम मिस नहीं करना है। ठीक है, अब आप रेगुलर एग्जाम दोगे तो आपको ये फास्ट रिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे क्या होता है यार कभी कभी होता है कि हम एग्जाम छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे कोचिंग में क्या होता है हर 2 हफ्ते पे एग्जाम तो होता ही है। ठीक है, आपकी कोई भी कोचिंग होगी वो आपका फोर्टनाइटली टेस्ट कराता है। तो जब आपका 2 हफ्ते पे एग्जाम होगा तो आप बार बार चीजें रिवाइज करोगे, क्योंकि आपको हमेशा 2 चैप्टर आएगा। ठीक है, तो जब आप क्या कहते हैं रेगुलर एग्जाम दोगे तो आप एक फ्लो में रहोगे और आपका जो रिवीजन है वो आप बार बार करोगे। अब जैसे मान लो आपका हर 2 हफ्ते में एग्जाम है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 1 हफ्ता पूरा लगा सकते हो उस एग्जाम की तैयारी के लिए। नहीं, आप क्या करोगे 1 से 2 दिन दोगे। फिर कभी क्या होगा एक टर्म टेस्ट आएगा जिसमें कि बायोलॉजी के 6-7 चैप्टर आएंगे, उसमें भी आप एक ही 2 दिन दोगे, या हो सकता है 3 दिन दो। तो ऐसे से क्या होगा धीमे धीमे आपके जो चैप्टर्स होंगे वो बढ़ते रहेंगे और आपको जो टाइम होगा वो उतना ही रहेगा। तो इससे क्या होगा आपकी एक हैबिट बन जाएगी फास्ट रिवीजन करने की। उससे क्या होगा कि आप पहले बायोलॉजी का एक चैप्टर 2 घंटे में रिवाइज करते थे, उससे आप वही चैप्टर 1.5 घंटे में फिर एक चैप्टर में रिवाइज करने लगोगे। सो दैट इज वाई रेगुलर एग्जाम्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एग्जाम्स आपके फास्ट रिवीजन में हेल्प करता है इनडायरेक्टली। ठीक है, देन 5th पॉइंट पे आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्ड। या देखो क्या कहते हैं 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जिनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत अच्छी होती है और एक वो लोग होते हैं जिनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी होती है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो इनकी अच्छी होती है दैट मीन्स कि जैसे मान लो अभी आपने पढ़ा, आपसे मैंने पूछा 1 घंटे बाद आपको सब कुछ आता है, आपको 100% चीजें आती हैं। बट अगर मैंने आपसे 1 हफ्ते बाद पूछा तो आपको 50% चीज आती है। वहीं पर जो लॉन्ग टर्म वाला है उससे मैंने 1 घंटे बाद पूछा, हो सकता है उसको 90% चीजें आती हूँ, बट अगर मैं उससे एक हफ्ते बाद भी पूछूँ ना तो भी उसको 70% चीजें आती होंगी। तो व्हाट डू यू थिंक, लॉन्ग टर्म मेमोरी ज्यादा अच्छा है या शॉर्ट टर्म मेमोरी ज्यादा अच्छा है? दोनों अच्छी है, दोनों अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको वहां पे चाहिए होगा जिन चीज़ों को आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए याद करना चाहिए। जैसे आपको बहुत सारे टेबल्स होते हैं जिनको आप चाहते हो कि जल्दी से याद हो, मैं हर पेपर के 5-6 दिन पहले रिवाइज कर लूंगा, तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी चाहिए होती है। बट मोस्ट ऑफ द जगहों पे आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी की जरूरत होती है, क्योंकि यार आपको पता है कि आपका जो नीट का पेपर है वो ऐसा तो है नहीं कि आपका अगले कहते हैं 7 दिन में हो जाएगा। नहीं, आपके बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत लंबे लंबे समय तक रिटेन करके रखने होंगे। ठीक है, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जिनको आप रिवाइज करने का भी आपको मौका नहीं मिलता है। और ऐसा बायोलॉजी में भी बहुत सारे चैप्टर्स का होता है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, आप जेनेटिक्स को बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको ऐसी मेमोरी चाहिए कि जेनेटिक्स आपको 1 महीने तक याद रहे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको फ्लो चार्ट दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप फॉलो करो और फिर आप 2 से 3 वीक में पाओगे कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी धीमे धीमे बढ़ने लगेगी। आपको क्या करना है,
आप मान लो जैसे आज मंडे है, मंडे से लेकर सैटरडे तक आप जो भी एक वीक में पढ़ रहे हो उसको आप पढ़ो, उसके बाद आप सारे टॉपिक्स को एनालाइज करो कि आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक क्या पढ़ा, ठीक है। अब उस चीज़ को रिवाइज मत करो, ठीक है। जैसे मंडे से सैटरडे तक पढ़ा, अब उसको रिवाइज नहीं करना है, आप क्या करना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। हर टॉपिक से आप 10-10, 20-20 क्वेश्चन उठा लो, आप उनको सॉल्व करो और फिर अपनी एक्यूरेसी चेक करो। आप देखोगे कि धीमे धीमे आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती रहेगी, ठीक है, बढ़ती रहेगी। इससे क्या होगा कि आपको जो मंडे को पढ़ा होगा ना आपने, वो आप संडे को क्वेश्चन के फॉर्म में उस चीज़ों को रिवाइज करोगे और आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करोगे। आप देखोगे धीमे धीमे आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर तक रिटेन होगी। ये मैंने पर्सनली भी चीज़ें फॉलो करी थी और ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो और अपने बायोलॉजी में नंबर बढ़ा सकते हो। तो चलो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी अगली वीडियो किस टॉपिक पे है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलो बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।